Assalamualaikum. My name is Dr. Akib Rahman, and today we are going to start our topic, uh, neurology. In CNS, today we will discuss about the main topic regarding stroke management. What is stroke? What are the types of stroke? स्ट्रोक के जो मैनेजमेंट से पहले हम जो स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है, इसमें टीआईए क्या होता है, इंफाक्टिव स्ट्रोक क्या होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, इनमें से कौन सी प्रेवलेंस ज्यादा है, अदर इसके अलावा और टाइप्स ऑफ जो है वो स्ट्रोक क्या होते हैं, क्लिनिकली हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या चीजें डिफरेंशिएटिंग मिलेंगी। काइंडली जी। अ, हम स्टार्ट कर रहे थे स्ट्रोक के रिगार्डिंगली। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें, क्योंकि टुडे जो आप लोग ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसमें आप थक भी चुके होंगे, तो मैं आज ज्यादा डिटेल में टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा। आज मैं हम एक ही टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और बाकी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जब मैं स्ट्रोक के बारे में बात करूंगा स्ट्रोक जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का पता होना चाहिए, आपको होमनकुलस का पता होना चाहिए, इसके अलावा आप लोगों को ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनका फंक्शन पता होना चाहिए। ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे एक छोटी छोटी एक एक मिनट के लिए थोड़ा सा ये चीजें रिवाइज करना चाहूंगा। मैं आपके साथ कुछ जो चीजें मेन डिस्कस करना चाहूंगा, उनमें से सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने ब्रेन की जब भी बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले आ जाती है ब्लड सप्लाई। आपके सामने मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, आप लोगों को नजर आ रही है जी। जैसे आपके सामने ये मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है उसमें दो चीजें होती हैं। आपकी जो है आगे कैरोटिड्स जा रही हैं, ये आपको ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं, और इसके अलावा जो आपकी जो जा रही होती है मेन चीज, वो कौन सी होती है, आपकी वर्टिबल आर्टरीज, पोस्टीरियरली आपकी वर्टिबल आर्टरीज है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या आप लोगों को ये वीडियो क्लियर नजर आ रही है? काइंडली मुझे कोई आप में से बता दें। जी, मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा था, मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन आ रही थी पहले। ठीक है, चलें, अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले मैं आपके सामने ये डायग्राम एक शेयर की है, ये आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि आपकी दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही हैं, इंटरनल कैरोटिड, और नीचे से वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये आगे ब्रांचेस देती है, कौन सी, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और उसके अलावा मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर जो है वो कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है ना। और नीचे से जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये दोनों आपस में मिलके बना देती हैं बेजिलर आर्टरीज। बेजिलर आर्टरी जो है वो आगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्रांच देती है। फिर जो मिडल और जो आपकी पोस्टीरियर है ये आपस में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के साथ मिल रही होती हैं। अब ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन की, कि इनमें से कौन कौन से एरियाज की वजह से कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होती है। तो वो चीजें डिफिकल्ट ना हो इसीलिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो चीजें हैं, जो जैसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात करें तो ये किस एरिया को सप्लाई करती है, ये मीडियल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन की जो आपका, जैसे ये है, आप ये डायग्राम देखें लेटरल व्यू में, कि नीचे से पोस्टीरियरली वर्टिब्रल आर्टरी आ रही थी, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही थी। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज, ये देखें आगे जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये एक्सटेंड करके पोस्टीरियर सर्कुलेशन बनाती है, ठीक है। और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये आपकी एंटीरियर सर्कुलेशन बनाती है, जिसके अंदर से आपकी एंटीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी है और मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और फिर उसके बाद फर्दर जो है वो स्मॉल ब्रांचेस आ जाती हैं। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये आपके मीडियल पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अब हम जब बात करते हैं स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक जो है वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपके सामने जो बात करूं, जैसे हम स्ट्रोक को फर्दर डिवाइड करें तो आर्टीरियल और वीनस में डिवाइड कर लेते हैं पहले, कि इसमें दो तरह का स्ट्रोक होता है। एक तो ये होता है कि आपके आर्टीरियल है जो कि 99% है, और जो वीनस है वो लेस देन 1% है। जो वीनस है उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि वो बहुत लेस है और इसमें सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, बस ये आप याद रख लें।
जो आर्टीरियल है 99% स्ट्रोक, उसके अंदर से जो है वो 85% इन्फाक्टिव है और 15% जो है वो आपका हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अब ये इन्फाक्टिव और हेमरेजिक है, इनको हम क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये मैं आगे जाके बताता हूँ। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ लेजन उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा वैस्कुलर के आर्टीरियल और वीनस है, फिर आपने डिफरेंशिएट कर लिया कि इन्फाक्टिव है या हेमरेजिक है, फिर उसके बाद आपने क्लिनिकली देखना होता है कि इसके अंदर कौन सी सर्कुलेशन इन्वॉल्वमेंट है, अगर इंटीरियर सर्कुलेशन है या पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये एंटीरियर सर्कुलेशन है या पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। अगर पेशेंट को कोई एफेजिया हो रहा है, पेशेंट की कोई यूनिलेटरल लिम्ब वीकनेस हो रही है, या मोनोप्रेसिस या हेमीप्लीजिया के फीचर्स आ रहे हैं, या पेशेंट को जो है वो हेमीसेंसरी निग्लेक्ट या मेमोरी डिस्फंक्शन आ रहा है, तो आपकी एंटीरियर सर्कुलेशन की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। या अगर पेशेंट को विजन एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो भी एंटीरियर सर्कुलेशन सोचेंगे। जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन होगी उसमें क्या होगा, पेशेंट को एटेक्सिया होगा, पेशेंट को जो है एटेक्सिया के अलावा क्या हो सकता है, वर्टाइगो होगा, एटेक्सिया होगा, या बाइलेटरल वीकनेस होगी, या अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, तो हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये दो चीजें क्लिनिकली आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो कि एंटीरियर सर्कुलेशन क्लिनिकली अगर पेशेंट सडन ऑनसेट ऑफ एफेजिया के साथ या हेमीप्लीजिया के साथ या एसोसिएटेड पेशेंट को यानी विजन एबनॉर्मेलिटी जैसे हम कहते हैं होमोहनाइमस हेमियानोपिया हो जाता है, तो उसमें एंटीरियर सर्कुलेशन ज्यादा सोचते हैं। और इसी तरह ही जो आप पेशेंट्स हैं जिनको एटेक्सिया, वर्टाइगो और इन फीचर्स के साथ आएगा, तो उसके अंदर हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन ज्यादा सोचेंगे। ठीक है। फिर आगे फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं वो चीजें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और डायग्राम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो मैं आप ये डायग्राम से आप थोड़ा सा ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही होगी आप लोगों को। जो ये डायग्राम है इसके ऊपर आपको चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें आप ये देख लें कि जो ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, जब हम ब्रेन का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं उसके अंदर आपको मीडियल साइड पे क्या मिल रहा है, यानी जो होमनकुलस है, होमनकुलस से पता लगता है कि कौन से एरिया में कौन से यानी कि बॉडी पार्ट प्रिडोमिनेट कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं मीडियल साइड पर, तो लोअर लिम्ब यानी वो इन्वॉल्व कर रहा है ज्यादातर मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन को, और जो आपके अपर लिम्ब है वो मिडल में या लेटरल पार्ट में आता है, और जो फेस, टंग और जो ये हमारी यानी कि बात करना, नोज, आईज की और जितनी आपकी हैंड की मूवमेंट्स हैं ये लेटरल एरिया में आती हैं। अब इसी तरह अगर यहाँ पे आप आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है, आप लोगों को मेरी लगता है आई थिंक नजर नहीं आ रही, मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। जी, अब आप लोगों को स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी। ये जो स्क्रीन है इससे आपको चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। ये जो सामने आपको डायग्राम नजर आ रही है इसके अंदर देखें कि जब हम ब्रेन को देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन में, तो आपको एक मीडियल पार्ट नजर आ रहा है और एक लेटरल पार्ट नजर आ रहा है। अब जब हम ब्रेन के जो एंटीरियर सर्कुलेशन है वो इस एरिया को सप्लाई कर रही है, यानी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो आपके इस पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है कि लोअर लिम्ब जो है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है। ठीक है ना। और उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट ऑफ अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व है, और जो आपका लेटरल पार्ट है उसमें हैंड आ जाती है, आईज आ जाती है, नोज, टंग, जो वोकल एरियाज हैं, जो बात करना, यानी ये सारा कुछ जो है वो लेटरल पार्ट में आ रहा है। अब यहीं से अगर आप कॉन्सेप्ट बनाएं, अपने जेन में लेकर आए कि अगर मैं बात करता हूं ब्रेन के अंदर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट अपने जेन में लेके आए। अगर मैंने बात की कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में क्या चीजें हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, सेरिब्रम के अंदर है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल यानी कि जो है वो आपकी मेन ब्रांच आती है। ठीक है। अब अगर एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर ब्रेन के किस एरिया को सप्लाई कर रही है। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ब्रेन ड्रा कर दिया आपके सामने, तो इसके अंदर जो मीडियल पार्ट है इस एरिया को जो है वो आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो फुट है। ठीक है ना। ये सम पार्ट ऑफ शोल्डर्स और ये हैंड की इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में आती है, यानी कि लेग्स या आर्म्स की कुछ एरियाज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर लेग्स आर इन्वॉल्व एज यानी अपर लिम्ब की निस्बत लोअर लिम्ब जो है वो ज्यादा वीक होगा। यानी अगर एक पेशेंट है उसका लोअर लिम्ब वीक है एज कंपेयर टू अपर लिम्ब, तो उसमें आप कौन सी वेसल का जेन में लेके आएंगे,
एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है ना। और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में हायर मेंटल फंक्शंस भी होते हैं। हायर मेंटल फंक्शंस में मेमोरी, यानी पेशेंट की वोकल, अगर पेशेंट एग्रेसिव हो रहा है, वोकल उसका ठीक नहीं है, पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या चीजें सोचेंगे? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट। ये चीजें यहां तक क्लियर हुई आप लोगों को? जी। चलें, अब इसके आगे अगली बात यह है कि अब जब बात करते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी की, वो क्या करती है? आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो बाकी पार्ट जो है ना इसको इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अगर मैं पूरा ये ब्रेन अगर बनाऊं तो उसमें जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने ये एरिया सप्लाई किया था, जो इस एरिया को है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, और बाकी जो है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कर रही है। अगर पेशेंट की मिडल सेरिब्रल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी के अंदर पेशेंट्स को क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि इस एरिया पे क्या आ रहा था, हैंड्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी, टंग की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? एमसीए के अंदर पेशेंट को एफेजिया होगा, ठीक है ना। पेशेंट की अपर लिम्स आर इन्वॉल्व मोर एज कंपेयर टू, यानी आर्म्स वीकनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेग वीकनेस, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर पेशेंट को मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, उसके अंदर आपने जो चीज याद रखनी है कि आर्म्स आर इन्वॉल्व्ड मोर एज कंपेयर टू लेग्स, और उसके अंदर एफेजिया होगा, ठीक है। एफेजिया तब होता है जब पेशेंट का डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइट हैंडेड, यानी मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं, तो मेरे अंदर क्या होगा? लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा। अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर की इन्वॉल्वमेंट है तो स्पीच भी डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन कंट्रोल कर रहा है, तो उसके अंदर पेशेंट को एफेजिया होगा, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और जो चीज बात करते हैं कि अगर पेशेंट को जो यहां तक आप लोगों को एंटीरियर और मिडल का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर पोस्टीरियर, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि 100% हर चीज नहीं होती। जब अगर इंटीरियर का कुछ एरिया इन्वॉल्व होता है तो मिडल वाले फीचर्स भी कुछ उसमें आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक वेल डिमार्केटेड सी एलियन हो, लेकिन प्रिडोमिनेट यही फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया, इंटीरियर का हमने पढ़ लिया, मिडल का देख लिया। अब आ जाता है पोस्टीरियर का। जब हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि वर्टिब्रल आर्टरीज, फिर ऊपर जाके बेजिलर बनती है, बेजिलर से ऊपर जो जाके आपकी पोस्टीरियर जो सेरिब्रल आर्टरी बनती है। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, जब पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक की बात करेंगे तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन अकेला पोस्टीरियर सर्कुलेशन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो रस्ते में हो सकता है कि बेजिलर आर्टरी के लेवल पे क्लूजन हो, या उसके अलावा जो आगे फर्दर ब्रांच होती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर जो है वो पोस्टीरियर यानी कि पाइका कहते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी अगर पेशेंट को विजन का मसला आ रहा है, विजुअल एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, साथ पेशेंट को यानी होमोनाइमस एमिनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। दूसरा, पेशेंट को अगर सेरिबेलर फीचर्स आ रहे हैं, जैसे एटेक्सिया है, वर्टाइगो है, सेरिबेलर साइंस वगैरह, ये सारे आपको फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर पास पॉइंटिंग, डिसडाइडोकोकाइनेसिया, ठीक है ना, जो है वो पेंडुलर नी जर्की, अगर सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अब आपको पता है ना ब्रेन स्टेम के अंदर क्रेनियल नर्व्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो हम फिर उसके अंदर कहेंगे ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। अगर किसी ने इसमें इस टॉपिक पे डिटेल में बात करनी हो तो मैं उसके साथ उस टॉपिक पे आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ा दूंगा। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं, टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर पेशेंट को विजुअल इब्नॉर्मेलिटी है, होमोनाइमस हेमियोनोपिया प्लस सेरिबेलर साइंस, प्लस अगर पेशेंट को क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने सोचना है पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। और अगर पेशेंट को कन्फियन है, एफेजिया है, पेशेंट को जो है वो हेमी सेंसरी लॉस है, अब उसके अंदर आपने एंटीरियर सर्कुलेशन सोचना है। फिर एंटीरियर सर्कुलेशन में अब ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है या मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, उसको देखने के लिए क्या देखेंगे? अगर लेग्स आर इन्वॉल्व्ड मोर एज कंपेयर टू अपर लिम्ब, तो आप सोचेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और अगर आर्म्स आर इन्वॉल्व्ड मोर एज कंपेयर टू लेग्स, तो उसमें आप कौन सा सोचेंगे? मिडल सेरिब्रल आर्टरी सोचेंगे। अब इनके अंदर फर्दर आप बात करें कि अगर मेजर लेफ्ट यानी कि आपका मेन डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है तो एफेजिया होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है तो हेमी सेंसरी निग्लेक्ट होगा। अब हेमी सेंसरी निग्लेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बंदे को क्लॉक बना के देता हूं, उसे मैं कहता हूं कि उसके ऊपर आप ना ये 1 से लेके 12 तक लिखें, तो वो क्या करेगा? वो 1 से लेके 12 तक एक ही जगह पे लिख देगा।
तो उसका क्या मतलब है कि ये इस एरिया को निग्लेक्ट कर रहा है, ये उसे यानी उसके ब्रेन जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है कि दूसरी साइड पे कोई चीज है। तो इसे हम कहते हैं हेमी सेंसरी निग्लेक्ट। ये होता है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा तो उसमें पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट की स्पीच उड़ेगी, स्पीच उड़ेगी तो पेशेंट की जो है वो एफेजिया होगा, ठीक है। बाकी अब ये फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब मैं आपके पास दोबारा से पुरानी यानी कि स्टार्ट में आ जाता हूं। अब हम स्ट्रोक को स्टार्ट करने लगे हैं। जब हम स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं इसमें हम तीन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक के अंदर क्या क्या तीन चीजें होती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले टीआईए क्या होता है और स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है ना। टीआईए का मतलब होता है और स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक को आगे फर्दर इन हमने पढ़ लिया कि एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। जो टीआईए का मतलब है कि पेशेंट की ब्रेन की फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ, लेकिन 24 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट रिकवर कर गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है इस आपका टीआईए का केस है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, ठीक है। और अगर इट पेशेंट को कोई सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ, ब्रेन डिस्फंक्शन हुआ, और उसमें पेशेंट को मोर देन 24 आवर्स इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वो स्ट्रोक है, ठीक है। अब स्ट्रोक आगे दो तरह से है, इस्कीमिक और इन्फाक्टिव। अगर ब्रेन की वेसल एक्लूड हुई है या पार्शियल अक्लूजन हुई है या कंप्लीट अक्लूजन हुई है तो वो इस्कीमिक स्ट्रोक में आएगा। और अगर ब्लीड हुआ है, वहां पे ब्लड यानी कि निकला है, कोई वेसल डैमेज हुई है, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक में आएगा। अब जब हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रोक की रिस्क फैक्टर्स पे बात कर ली जाए। जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं दो तरह, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल और एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम पेशेंट की एज को चेंज नहीं कर सकते, जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर ओल्ड एज है हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर में मेल आर इन्वॉल्व मोर यानी एज कंपेयर टू फीमेल में से मेल को स्ट्रोक ज्यादा होता है। तीसरी चीज आ जाती है जो पेशेंट की जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है ना। पेशेंट को अगर फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की वो हम चेंज नहीं कर सकते। पेशेंट को पहले एमआई हो चुका है, वेस्कुलर इवेंट्स है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, ये वो चीजें हैं जो पेशेंट की नॉन जहां पे वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अब आपको क्लियर आ रही है आवाज, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर्स पे हमने बात की। रिस्क फैक्टर्स के अंदर मैंने कहा दो तरह से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल में सबसे पहले हम नॉन मॉडिफाइबल डिस्कस कर रहे थे। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे ओल्ड एज, मेल, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है ना, या सिकल सेल डिजीज, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये वो चीजें हैं, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, ये वो चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। बट व्हाट आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी ऐसी चीजें जिनको हम कंट्रोल करके पेशेंट की स्ट्रोक से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो डायबिटीज है, ठीक है। नंबर टू पे स्मोकिंग, ठीक है। तीसरी पे डिसलिपिडीमियाज, जैसे एलडीएल कहते हैं, हाई एलडीएल काउंट। चौथी चीज है कि पेशेंट को अगर प्रीवियसली एट्रियल फिब्रिलेशन अगर चल रही है उसको अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, पेशेंट अल्कोहल इनटेक लेता है, पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट को कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, या पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है, या कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जो हाइपरकोगुबल स्टेट करती है, तो ये सारी चीजें कौन सी में आती हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रोक की से ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन देखी, फिर होमनकुलस को देखा, फिर स्ट्रोक की हमने क्लासिफिकेशन को देखा, स्ट्रोक क्लासिफिकेशन के बाद हमने सबसे पहले स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को देख लिया। अब रिस्क फैक्टर्स के बाद क्लिनिकली अब हम कैसे यानी कि फीचर्स के सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हेमरेजिक में और इन्फाक्टिव में या इस्कीमिक में मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं। यानी मेरे पास इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, वो स्ट्रेचर के ऊपर आया, आते ही मैंने उसमें क्या क्या चीजें देखूंगा जिससे मुझे ये लगेगा कि ये इन्फाक्टिव है या हेमरेजिक है। अभी सिटी स्कैन नहीं हुआ, अभी मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्लिनिकली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स, हमने अब डिस्कस कर लिए। अगर पेशेंट को मैं अगर एग्जामिन करना शुरू करी, स्ट्रोक का पेशेंट आया मेरे पास आ गया, सबसे पहले मैं उसकी क्या देखूंगा, वाइटल्स करूंगा,
ठीक है, वाइटल्स में सबसे पहले मैंने पल्स देखी। अगर पेशेंट को ब्रेडी है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है, व्हाट इज कुशिंग रिफ्लेक्स? आप में से कोई मुझे बताएं कि कुशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? एनीबॉडी हु वांट टू आंसर? सर इसमें ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और हाइपरटेंशन। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें देखें, अगर पेशेंट की मैंने पल्स देखी, पल्स में ब्रेडिकार्डिया है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का काफी ज्यादा है, मोर देन 200 जा रहा है, पेशेंट परसिस्टेंटली वॉमिट कर रहा है, यानी रेज आईसीपी का प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया, सडन ऑनसेट ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि नॉर्मली इस्कीमिक स्ट्रोक में अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं होता, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। लेकिन अगर पेशेंट को, वो तब जाके होता है अगर बहुत बड़ा कोई स्ट्रोक हो, जैसे एमसीए का या एसीए का या इंटीरियर सर्कुलेशन पूरी इन्वॉल्व होगी, उसमें पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में जाता है। अगर पेशेंट सडन ऑनसेट ऑफ अल्टर्ड सेंसोरियम में है, एसोसिएटेड पेशेंट को जो है वो परसिस्टेंटली वॉमिट कर रहा है, एस्पिरेट कर गया है, साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर वेरी हाई है, साथ पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, तो आपके जहन में आएगा हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है ना, हम ब्रेन हेमरेज को सोचेंगे। अगर पेशेंट को सिंपल फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, साथ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डायबिटीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज, जैसे म्यूरल थ्रोम्बस हार्ट से गया ब्रेन में चला गया, पेशेंट को डीवीटी थी वहां से टूटा, अगर पेशेंट को यानी कि फोरामेन ओवेल पेटेंट है तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हार्ट से ब्रेन में चला गया, या पेशेंट को कोई और स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है या ऐसी चीजें हैं, तो उसमें आप ज्यादा इस्कीमिक सोचोगे। यानी अगर पेशेंट को अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं है तो इस्कीमिक ज्यादा सोचोगे, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो भी इस्कीमिक सोचोगे। तो ये क्लिनिकली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर हमने आगे पेशेंट को जाना होता है। ठीक है, अब हमने पेशेंट को रैपिड जो है वो हमने NIHS स्कोर होता है एक, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमने पेशेंट को असेसमेंट कर ली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और मोस्ट जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसका इमीडिएटली सीटी स्कैन करवाते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन है। अब याद रखिएगा, सीटी स्कैन इज नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट, इट इज टू एक्सक्लूड द ब्लीड। हमने सीटी स्कैन क्यों करवाया है? हमने इसलिए करवाया है कि हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि इनिशियली जो आपके सीटी स्कैन है उसमें इस्कीमिया इनिशियल में नहीं आता, इट टेक 4-5 आवर्स टू, यानी कि उसके अंदर हमें कि पेशेंट की जो है वो चेंजेस नजर आए सीटी स्कैन में। तो हम इमीडिएट इसलिए करवाते हैं टू एक्सक्लूड ब्लीड, कि पेशेंट को हेमरेजिक तो नहीं है, अगर हेमरेजिक नहीं है तो हम इन्फार्क्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मोस्ट इनिशियल टेस्ट ऑफ स्ट्रोक इज सीटी स्कैन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, इट इज MRI। MRI हम करवाते हैं टू देखने के लिए कि अगर इन्फार्क्ट है तो उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो MRI है, लेकिन अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बात की जाए तो वो सीटी स्कैन है, क्योंकि ब्लीड जो होगा वो सीटी स्कैन पे फौरन नजर आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम स्ट्रोक के पेशेंट्स में करवाते हैं? एक तो हमने सीटी स्कैन करवा लिया और MRI करवा लिया या MRI करवा लिया। अब हमने दो चीजें हैं कि पेशेंट को असेस करना है कि स्ट्रोक हुआ क्यों, रिस्क फैक्टर्स क्या थे। पल्स देखा, अगर रेगुलर है या इरेगुलर, अगर इरेगुलर है तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, पीवीसी एरिथमियाज कैन लीड टू स्ट्रोक, ECG करवाएंगे, एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें जो हमने लाजमी करवानी है। इसके अलावा पेशेंट्स में हम करवाते हैं कैरोटिड डॉपलर, क्योंकि अगर पेशेंट हमारे पास एंटीरियर सर्कुलेशन के साथ आ रहा है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी या मिडल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहा है, या पेशेंट में, तो हम क्या सोचेंगे कि एंटीरियर सर्कुलेशन का मसला है, तो उसमें हमने एको भी करवा ली, कैरोटिड डॉपलर करवाया। अब कैरोटिड डॉपलर में हम दोनों कैरोटिड्स के डॉपलर में हम उनकी स्टीनोसिस को देखते हैं, कैरोटिड स्टीनोसिस कितनी है। अगर पेशेंट की स्टीनोसिस 70% से ज्यादा है तो फिर हमने पेशेंट को सर्जिकल जो है वो कहना है कि भाई आप इसको सर्जिकल एंडार्ट्रेक्टमी करवाएं, अदरवाइज पेशेंट को जो है रिकरेंट स्ट्रोक होते रहेंगे। अगर 70% से नीचे स्टीनोसिस है, 50 to 70% है, तो उसमें आप स्टंट डलवाते हैं। ठीक है, और अगर उससे नीचे है तो आपने कुछ नहीं करना होता। इसी तरह अगर पेशेंट को जो बार बार जो स्ट्रोक हो रहा है, हमने इसके लिए और क्या देखना है, हमने एको करवाई, ECG करवाई, इसके अलावा हमने कैरोटिड डॉपलर करवाया, और उसके बाद चौथी चीज है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इसलिए करवानी, हमने पढ़ा था कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में LDL, हाई LDL इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, तो उसके अंदर हम पेशेंट को जो है वो
क्या करेंगे, हम उसके अंदर एलडीएल लेवल्स करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। अगर लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल मोर देन 70 है तो ट्रीट करना है, और पोस्ट स्ट्रोक तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल हमने ट्रीट करना होता है। ठीक है, ये मैं आपके साथ डाटा शेयर भी कर दूंगा, रिपीट भी कर देता हूँ कि अगर पेशेंट को करोटिड जो आर्टरी स्टीनोसिस है तो उसमें हमने क्या करना है, कब हमने पेशेंट को कैथेटर यानी कि उसकी स्टंटिंग करनी है, कब उसको यानी कि सर्जिकल का कहना है। तो उसमें याद रखिएगा कि अगर जो पेशेंट सिम्टोमेटिक सीवीए के साथ आ गया और 70% से ज्यादा स्टीनोज्ड है, तो आपने उस पेशेंट को क्या करना है कि आपने सर्जिकल करेक्शन करनी है। सर्जिकल करेक्शन के अलावा हमारे पास कोई रिजॉर्ट नहीं है अगर 70% से ज्यादा नैरो है। और अगर 50% से लेके 70% के दरमियान है तो उसके अंदर याद रखिएगा कि करोटिड एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। अब वहां पे आप स्टंट रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें याद रखिएगा कि एंड आर्टरेक्टमी फिर भी प्रेफरेबल है। ठीक है, तो सर्जिकल करेक्शन आपने 70% ज्यादा करनी करनी है, 50 to 70 है तो आप उसमें स्टंटिंग करें, अगर उससे नीचे है तो मेडिकली आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें भी ये चीज है कि आपके कौन सा यानी कि एरिया इन्वॉल्व है, अगर पेशेंट को पोस्ट स्ट्रोक है या प्री स्ट्रोक है, वो बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, वो आप उस चीज को ज्यादा याद ना रखें, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप इस चीज को ज्यादा याद रख लें। ठीक है, मैं आप सर जी जी। सर मुझे ये पूछना है कि जो पेशेंट होते हैं ना, कुछ हम्म। ऐसे भी होते हैं जिनको हम फिजियोथेरापी रिकमेंड करते हैं, वो कितने परसेंट पे करते हैं? हमने 100% सब पे करवानी होती है फिजियोथेरापी, तो हमने हर उस पेशेंट को करवानी है जो हमारे पास स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट कर गया है। क्योंकि अगर उसके जो भी लिम्ब वीक हो गया है, जो भी एरियाज उसके इन्वॉल्व है, अगर हम फिजियोथेरापी नहीं करेंगे, पेशेंट विल कम आफ्टर फ्यू टाइम विद द कॉन्ट्रैक्चर्स। पेशेंट हमारे पास अक्सर आते हैं कि उनकी मूवमेंट्स तो बेहतर हो जाती है, यानी उनकी पावर जो है वो पहले से इंप्रूव कर जाती है, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से वो उनकी अपनी जो लिमिटेड मोबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो फिजियोथेरापी तो हर पेशेंट में रिकमेंड करनी है। जब मैं मैनेजमेंट की तरफ जाऊंगा मैं ये चीजें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सर अक्सर अक्सर लोगों को हम भेज देते हैं कि बस फिजियोथेरापी करवानी, ओल्ड एज की वजह से, ओल्ड नहीं एज नहीं लोगों को ना। नहीं, आप मेरा देखें, ब्रेन एरिया एक ऐसा एरिया है कि अगर ये जब ये डैमेज होता है ये रिकवर नहीं करता। यानी जब भी आप पेशेंट को स्ट्रोक होता है, इसमें हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट को यानी अगर इसकी इन्फाक्शन हो गई है तो फिर हमने उसमें क्या करना है, पेशेंट अगर इस्कीमिया के साथ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट आया स्ट्रोक के साथ, लिम्ब वीकनेस अभी उसको लेस देन 3.5 आवर 4.5 आवर्स हुए हैं, तो उस पेशेंट में मैं क्या करूंगा, मैं फौरन से उसको ऐसी मेडिसिन के ऊपर डालूंगा, जैसे हम कहते हैं कि पेशेंट को टीपीए देना है, थ्रोम्बोप्ला यानी कि टीपीए लगा दें आप उसको, यानी कि थ्रोम्बोलाइसिस कर दें। क्यों कहते हैं कि अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ, ब्रेन सिर्फ अभी स्कीमिया में है। अगर हम उसके अंदर उस जो पार्शली ओक्लूड वेसल है, फॉर एग्जाम्पल एक थ्रोम्बस आया उसने आके वेसल को ओक्लूड कर दिया, बंद कर दिया, मैं यहाँ पे टीपीए देता हूँ ताकि ये जल्दी से रप्चर हो, ताकि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो वापस आ जाए। अगर वो रिकवर हो जाती है, पेशेंट की लिम्ब की मूवमेंट्स इंप्रूव कर जाती हैं, तो उसके अंदर फिजियोथेरापी करवाने की जरूरत नहीं है। उस पेशेंट में जिसमें रिकवरी नहीं हुई, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रोक जो है वो पेशेंट को डेवलप हो चुका है, तो उस पेशेंट के अंदर तो आपने फिजियोथेरापी करवानी करवानी है। लेकिन एक ऐसे पेशेंट जिसमें रिकवरी हो रही है उसमें भी फिजियोथेरापी करवानी, ताकि जो रिकवरी है वो जल्दी हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से एरिया की फिजियोथेरापी आपने करवानी, कौन से फिंगर्स हैं, लिम्स हैं, ये जनरलाइज अगर बॉडी है तो आपने फिजियोथेरापी करवानी करवानी होती है। ठीक है, तो हर पेशेंट जो स्ट्रोक के साथ आएगा उसमें हमने फिजियोथेरापी काउंसलिंग जरूर करनी होती है। लेकिन उस पेशेंट में जिसमें जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल काइंडली माइक ही म्यूट कर लें अगर किन्हीं की आवाज आ रही है तो। चलें, मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हुआ कि उसने सराउंडिंग एरिया पे कंप्रेशन की हुई है, ठीक है ना, वो हाइबरनेशन में गया हुआ है ये एरिया। तो जैसे जैसे ये ब्लीड सेटल डाउन होगा तो ये एरिया जो है वो उसका फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर जो है वो क्रिटिकल पेशेंट ज्यादा होता है, लेकिन उसमें रिकवरी भी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन की वजह से वीकनेस हुई हुई है, उसमें ब्रेन का वो एरिया कंप्लीटली डेड नहीं है। ठीक है, तो उसमें रिकवरी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन जो इस्कीमिया का पेशेंट होता है जिसके अंदर इन्फाक्शन हो जाती है, उसमें रिकवरी यूजुअली नहीं होती है, और अगर होती है तो बहुत ग्रेजुअल होती है, और 100% कई पेशेंट्स में नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो उसके अंदर हमने बात कर रहे थे, स्ट्रोक की बात की हमने, उसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन पढ़ ली, स्ट्रोक की टाइप्स पढ़ ली।
फिर हमने हेमरेजिक और इन्फाक्टिव का डिफरेंस पढ़ा, क्लिनिकली हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो हमने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन है, स्पेसिफिक एमआरआई है, जो रिलेटिव इन अदर इन्वेस्टिगेशंस हैं इस्कीमिक को देखने के लिए, उसमें हम पेशेंट की ईसीजी करवाते हैं, एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, पेशेंट की करोटिड जो है वो डॉपलर करवाते हैं, पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। और इसके अलावा अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक दफा, आप लोग ना क्वेश्चन जरा जल्दी पूछ रहे हैं, मैं आपकी मैनेजमेंट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलने लगे हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो स्ट्रोक के अंदर आपने जेहन में याद रखनी है ना, टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सवाल आता है कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आपने चलना होता है। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया है विद इन 3 आवर्स, यानी जो यूके की गाइडलाइंस हैं वो 3 आवर कहती हैं, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो 3 आवर्स कहती हैं, जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं वो हमें 4.5 आवर्स कहती हैं। यानी अगर एक पेशेंट है वो 4.5 आवर्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट कर जाता है, तो उसके अंदर आपने पेशेंट को टीपीए प्रेफरेबल है। टीपीए क्या होता है? थ्रोम्बोलाइसिस है, जिसमें हम आल्टीप्लेज लगाते हैं, ठीक है। यूजुअली पॉइंट जो है वो 9 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लगाते हैं, उसमें से 10% फर्स्ट मिनट में और उसके बाद बाकी नेक्स्ट 1 आवर में हम देते हैं। वो पेशेंट्स को हमने लगाना होता है। लेकिन अगर पेशेंट इसके बाद प्रेजेंट करता है आफ्टर 4.5 आवर्स, तो उसके अंदर हमने पेशेंट को सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी होती है। ये पॉइंट मेरा क्लियर सुन लें कि एक तो है कि आप स्ट्रोक प्रिवेंशन कर रहे हैं, एक है कि स्ट्रोक को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट दो ही चीजें हैं कि आपने पेशेंट को जो स्ट्रोक के अंदर वहां पे थ्रोम्बस बन गई है, मैं आपको इस्कीमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इन्फाक्टिव का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, अभी हेमरेजिक की तरफ नहीं जा रहे। अभी आप हेमरेजिक को जहन से निकालें, अभी सिर्फ इस्कीमिक को अपने जहन में रखें। पेशेंट हमारे पास आया स्ट्रोक के साथ, अगर 4.5 आवर्स के अंदर पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास आ गया, सीटी करवाया, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। क्यों कुछ नहीं मिला? क्योंकि अभी ब्रेन डेड हुआ ही नहीं है, अभी पेशेंट को इस्कीमिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करना है, क्लियर। या कैथेटर रिट्रीवल। कैथेटर रिट्रीवल होता है कि पेशेंट को जहां पे वो थ्रोम्बस है, उन्होंने साथ ही करोटिड सिटी एंजियोग्राफी किया, उसमें उन्होंने देखा कि कौन से एरिया में क्लॉट है, और वहां पे उन्होंने कैथेटर डाला और उसको कॉर्कस्क्रू के तरीके से उसको निकाल लिया, ठीक है। और पेशेंट की साथ ही जो वीकनेस है वो इंप्रूव कर दी। ये दो चीजें ही हैं जो ट्रीटमेंट में आती हैं। बाकी जो हम बात करते हैं, जो हम अपनी इमरजेंसीज में हॉस्पिटल्स में करते हैं, इट इज स्ट्रोक प्रिवेंशन, सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन। पेशेंट अब तो स्ट्रोक के साथ आ गया है, नेक्स्ट स्ट्रोक ना हो, जो वीकनेस है वो ज्यादा वर्स ना हो, उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को हम देते हैं एंटीप्लेटलेट। अगर स्मॉल स्ट्रोक है, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट है, माइल्ड वीकनेस है, तो उसमें आपने डुअल एंटीप्लेटलेट देने होते हैं। जैसे मैंने पेशेंट, जैसे हम एमआई को नहीं ट्रीट करते, पेशेंट आता है डिस्प्रीन या एस्प्रीन 300 मिलीग्राम स्टैट एंड क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम 4 स्टैट, ये जो चीजें हम देते होते हैं, ठीक है ना। क्लोपिडोग्रिल आपने 300 मिलीग्राम दी, डिस्प्रीन 300 मिलीग्राम दी, ये उस पेशेंट में करना है जो हमारे पास आफ्टर 4.5 आवर्स प्रेजेंट की है, सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए। साथ आपने हाई डोज लिपिड लोरिंग, जैसे हम इसमें एटोरवास्टैटिन है तो 80 मिलीग्राम रिकमेंडेड डोज है, यूजुअली हम 40 तक देते हैं, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को देंगे। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, अगर पेशेंट को लार्ज स्ट्रोक है तो उसमें सिर्फ सिंगल एंटीप्लेटलेट देंगे। अगर पेशेंट को पोस्टीरियर सर्कुलेशन है तो उसके अंदर आपने साथ साथ ये भी देखना है कि अगर पेशेंट को जो भी कॉज है, हमने साथ एसोसिएटेड एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसके लिए फिर एंटी कोगुलेट करते हैं। आपने चैड वेस स्कोर पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा तो वो मैं आपके साथ लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। चैड वेस स्कोर होता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिविरिटी, उसके अंदर हमने पेशेंट को एंटी कोगुलेट करना है कि नहीं, स्कोर निकाला जाता है। अगर वो 2 से ज्यादा होगा या तो, या 1 से ज्यादा इन मेल, अगर 2 से ज्यादा इन फीमेल, तो उसके अंदर हमने पेशेंट को एंटी कोगुलेट करना होता है। जैसे क्लेक्सेन है, फैक्टर 10 इनहिबिटर, रिवारोक्सिबेन, अपिक्साबेन, ये डेबिगेट्रिन, ये हमने देनी होती है अलोंग विद पेशेंट की जो कार्डिक मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट के स्ट्रोक की मेन ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा हमने जो करना होता है, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को साथ देख के चलना होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो स्ट्रोक हमने देखा, स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और उनके लिए हमने क्या क्या करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट आप लोगों को आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो है ना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसके अंदर इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं और लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनिशियल कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट को साथ एसोसिएटेड बेड रिडन रह रहा है,
तो उसको बेड सोर्स बन जाते हैं। पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाती हैं। पेशेंट को जो है वो एस्पिरेट कर जाता है, पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया तो चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, एस्पिरेट हो गया। एनजी जो है वो पेशेंट को, जो हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास की, हमने फॉलिस पास की, ट्रिपल मैट्रेस लगाया, पेशेंट को नर्सिंग केयर समझाई, फिजियोथेरापी स्टार्ट की, पेशेंट की ब्लैडर बावल केयर की, फॉलिस पास किया तो यूटीआई हो गया, ठीक है, एनजी पास की, सही वो ब्लॉक हो गई, एस्पिरेट कर गया, रिकरेंट यूटीआई के साथ आया, एस्पिरेशन के साथ आया। दूसरा, पेशेंट जो है हमारे पास बेड बाउंड होते हैं, पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो डिप्रेशन एंजाइटी के साथ आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पेशेंट की मूवमेंट नहीं है, वो हो सकती है। पेशेंट को डीवीटी हो सकती है। पेशेंट को स्पेस्टिक और कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस्कीमिक स्ट्रोक या इन्फार्क्टिव स्ट्रोक की या हेमरेजिक स्ट्रोक की। अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को आपने अलग-अलग ट्रीट करना है। हाँ, एक कुछ अरसे के बाद, विद आफ्टर 1 ईयर, पेशेंट स्ट्रोक के अंदर लेट प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर्स तो हो सकते हैं, उसके अलावा स्कार एपिलेप्सी हो सकती है, पेशेंट को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं पोस्ट स्ट्रोक। जो ब्रेन एरिया उनका नेक्रोज हो चुका होता है, वहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, मिस फायर होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है हमारे पास रिकरेंट जो है वो फिट्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एंटी कन्वल्जेंट्स देंगे, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, अगर पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन है उसके लिए फिजियोथेरापी, एंटीबायोटिक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्चर्स है उसके लिए फिर ऑर्थोडोंटिक्स देंगे, ठीक है ना, फिजियोथेरापी करते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं, मल्टीपल चीजें हैं जो हम पेशेंट्स को स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज है, रिहेबिलिटेशन वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले ही पता है। अब पेशेंट को फर्दर, ये तो सारी जो मैंने अभी बातें बताई, ये सारी मैंने आपको इस्कीमिक स्ट्रोक की बताई। इसमें एक और एमसीक्यूज पॉइंट है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि पेशेंट जो इस्कीमिक स्ट्रोक का होगा उसमें इनिशियली ब्लड प्रेशर को हमने लोअर नहीं करना। यानी पेशेंट आता है 170/100 बीपी के साथ या 180/100 बीपी के साथ, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव विद इन फर्स्ट 48 to 72 आवर्स ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर 48 आवर्स हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ऐड करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि ब्रेन का एरिया ऑलरेडी वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड प्रेशर जो है वो बार बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ब्रेन का एरिया जो इन्वॉल्व हुआ है, वहां पे ब्लॉकेज हुआ है, वो ब्लॉकेज को खोलने के लिए ब्रेन जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं ब्लड प्रेशर खुद लोअर डाउन कर दूंगा विद इन 48 आवर्स, तो क्या होगा कि इन्फार्क्शन की पहले एरिया जो ब्लड सप्लाई जो थी जहां नहीं पहुंच रही थी, वो एरिया ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एरिया को ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वर्स कर जाएगा। तो इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में आपने बीपी को 180 सिस्टोलिक और 110 डायस्टोलिक से नीचे नीचे रखना होता है, नॉर्मल लेवल्स में लाने की कोशिश नहीं करनी होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। अब मैं आपको हेमरेजिक स्ट्रोक का बताने लगा, मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? सडन ऑनसेट ऑफ आल्टर्ड सेंसोरियम या फॉल के साथ, हेड इंजरी की भी हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की भी हिस्ट्री हो सकती है, एसोसिएटेड पेशेंट को कोई एवी मालफॉर्मेशन या बेरी या कोई और डिजीज की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है ना, या पेशेंट कोई एंटी कोगुलेंट ले रहा हो सकता है, ठीक है ना, पेशेंट सीकेडी का हो एंटी कोगुलेंट्स ले रहा है, या पेशेंट वारफारिन पे है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज का है, ऐसी हिस्ट्री होगी। ओल्ड एज होंगे, यूजली यूजली प्रेजेंट करेंगे अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ, एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ, एसोसिएटेड हाई ब्लड प्रेशर के साथ, विद ब्रेडिकार्डिया के साथ। तो इस सिनेरियो में हम सिटी करवाएंगे, सिटी में हमें ब्लीड मिलेगा, ठीक है ना। ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन लोकेशन यूजुअली थैलमिक एरिया होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर बाकी एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, मेरी आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ से आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता रहा था, हमने हेमरेजिक स्ट्रोक को स्टार्ट किया था। हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हेमरेजिक स्ट्रोक है
आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जिन लोगों को जो बात समझ में ना आए वो मैं आप लोगों को बाद में दोबारा रिवाइज करवाता जाऊंगा। जो हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं क्लिनिकली, जो है वो अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ, ड्राउजीनेस के साथ, या सडन हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ प्रेजेंट करते हैं। एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, रेज ब्लड प्रेशर होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। एसोसिएटेड पेशेंट को एस्पिरेशन भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की पहले हिस्ट्री होगी, या पेशेंट को कोई एवी मैलफॉर्मेशंस की या एंटी कोगुलेंट्स की, या पेशेंट को कोई ना कोई बेरी बेरी या कोई एसोसिएटेड वारफारिन या कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह ले रहा हो सकता है, उसकी हिस्ट्री हो सकती है। आरटीए हेड इंजरी की हिस्ट्री हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपने हेमरेजिक स्ट्रोक को सोचना है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन करवाई। सीटी स्कैन में हमें ब्लीड नजर आ गया। अब हम उसको क्या करेंगे, जिस तरह इन्फाक्टिव के अंदर हम पेशेंट को फौरन से मैनेज करते थे, विद इन 4.5 आवर्स करते थे, तो इसमें सबसे पहली जो चीज करनी है वो ये है कि आपने पेशेंट को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। पेशेंट को कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो एरिया ऑलरेडी ब्लीड कर चुका है आपने उसके लिए आपने पेशेंट को जो है वो वहीं पे रोकने की कोशिश करनी है, वहां प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को मैनिटोल देते हैं, ठीक है ना, साथ पेशेंट को स्टीरॉइड्स देंगे, साथ एंटी एमेटिक्स देंगे, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, उसको लेके आएंगे, यानी कि 25% रिडक्शन इन नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स, और उसके बाद तकरीबन बैक टू नॉर्मल इन 24 to 48 आवर्स। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपने हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट में करनी होती है। इस्कीमिक स्ट्रोक 24 आवर के बाद सिटी में नजर आ जाता है, लेकिन अगर आप पूछें कि सिटी स्कैन की स्पेसिफिसिटी कब जाके बेहतर होती है, तो 4 to 5 डेज के बाद 95% स्पेसिफिसिटी है सिटी स्कैन की। लेकिन एमआरआई की जो 95% स्पेसिफिसिटी है विद इन 24 आवर्स, जो एमआरआई है वो विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर आपको इस्कीमिया को शो कर देता है, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो कंप्लीट आपको बता सकता है कि इतना एरिया इन्वॉल्व है। लेकिन जो सिटी स्कैन है वो तकरीबन 4 to 6 आवर्स के बाद नजर आना शुरू होगा, और उसकी स्पेसिफिसिटी 4 to 5 डेज के बाद हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इतना एरिया इन्वॉल्व है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो आप फॉलो अप सीटी करवाएं या नेक्स्ट एमआरआई जरूर करवाएं, ठीक है, तो देखने के लिए कि एग्जैक्ट लोकेशन एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है। ठीक है, अब ये बातें थी जो हमने स्ट्रोक से रिलेटेड पढ़ी। इन्फाक्टिव हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने हेमरेजिक के बारे में पढ़ लिया। अब हेमरेजिक के बाद जो फर्दर जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो ब्लीड की एक और टाइप होती है, एक तो ये कि जो हमने ब्लीड में बात की है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की बात की, ठीक है ना। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं सब अरेकनाइड हेमरेज। सब अरेकनाइड हेमरेज का जब जेहन में आपके चीजें आती हैं तो उसमें आप क्या क्या चीजें सोचते हो? जब सब अरेकनाइड आपके जेहन में आता है तो आपको पता है कि जो आपकी वीनस जो आपकी ब्लड सप्लाई है, यानी जो ब्रेन के अंदर वेसल्स हैं वहां पे जो है उसकी ब्लीडिंग की वजह से हुआ। अब जो सब अरेकनाइड हेमरेज के पेशेंट होंगे वो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेंगे? सडन सिवियर हेडेक के साथ, ठीक है ना, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक भी कहते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा यानी कि इसमें सिवियर हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा। वो कहेगा कि सडन ऑक्सीपिटल हेडेक है, सर में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, यानी बहुत देर हो गई है, पेशेंट की हेडेक सेटल डाउन नहीं हो रही। तो उस पेशेंट में हमें थंडर क्लैप हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा। परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो उसके अंदर हमने इमीडिएटली जो है ना पेशेंट को हमने सिटी स्कैन करवाना है। उसके अंदर हमें पेशेंट को सबरेकनाइड हेमरेज वाली पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है ना, सिटी स्कैन के ऊपर आपको, यानी लाइट यानी कि उसमें हमें मिलेगी। उसके अलावा हम उसमें एलपी करवा सकते हैं। एलपी करवाएंगे तो 12 आवर्स के अंदर अंदर जेंथोक्रोमिया मिल सकता है, यानी आरबीसी यानी रेडिश कलर का आपका एलपी होगी, और उसमें स्पाइन जो आपका एरेक्नाइड एरिया है ना, सब एरेक्नाइड, वहां पे फ्लूइड वगैरह सारा कुमुलेट होगा। अगर वो ज्यादा हो तो उसकी वजह से रेज आईसीपी के फीचर्स भी आएंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब एरेक्नाइड से रिलेटेड याद रखने वाला, वो एक ही है कि उसके अंदर आपने कौन सी ड्रग देनी है। तो याद रखिएगा निमोडिपीन हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम पेशेंट में देते हैं, या एवी क्लिपिंग करते हैं, ठीक है। एंड जो एवी निपिंग और एवी क्लिपिंग है ये हम इसमें करते हैं, और इसमें निमोडिपीन देते हैं। निमोडिपीन 60 mg आई थिंक इसकी डोज होती है, यानी 30 mg 2 TDS के साथ हम पेशेंट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज इसकी जो होती है वो एनोरिज्म रप्चर होता है। अब जो एनोरिज्म्स हैं वो आपकी बेरी बेरी और ये जो बाकी कॉजेज हैं वो आपको इसमें ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा।
इसमें जो सबरेकनाइड हेमरेज है इसमें हमने एलपी करनी है, दूसरा सीटी करवाना है, और ये दो चीजें करने के बाद हमने पेशेंट की सिटी एंजियोग्राफी करवानी है। सिटी एंजियोग्राफी के अंदर हमें चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी, एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। फिर उसके लिए इमीडिएटली तो आपने पेशेंट को निमोटॉप दे दी, निमोडिपिन दे दी, और उसके बाद पेशेंट को सर्जिकल प्लान किया जिसके अंदर हम पेशेंट को वहां पे एवी क्लिपिंग वगैरह या एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है ना। प्लेटिनम की भी होती है, और दूसरी कॉइल वगैरह जो है कॉइलिंग और जो एवी निपिंग हम उसमें करते हैं। बाकी जो एक और जो टॉपिक था वो था सेरिब्रल वीनस वाला, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस का। कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, उसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट हेडेक के साथ इन्वॉल्व करता है, यूनिलेटरल ऑफ्थेल्मोप्लीजिया, इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसमें पेशेंट की थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व तक इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट है तो कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सोचेंगे, ठीक है ना। अगर पेशेंट को पेपिल एडीमा है, हेडेक है और सीएस हो रहे हैं तो आप सुपीरियर सैजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस सोचेंगे। और अगर पेशेंट को हेमीप्रेसिस भी साथ है तो आप इसमें ट्रांसफर साइनस, ये चीजें ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चले मैं आपको दोबारा से रिवाइज बता देता हूँ जो मैंने अभी बातें बताई। ये मैंने जो तेजी तेजी से बताई हैं, ये इसलिए ये टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं डाटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने आपके साथ अभी जो मेन टॉपिक था इस्कीमिक का शेयर किया, हेमरेजिक का किया, ये दो इंपॉर्टेंट है। सबरेकनाइड का मैंने आपको बताया कि सबरेकनाइड हेमरेज में सडन सिवियर ऑक्सीपिटल थंडर क्लैप हेडेक होगी, परसिस्ट करेगी, हिस्ट्री ऑफ फॉल होगी, पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग के साथ, प्रोजेक्टाइल के साथ, और जिस तरह हेमरेजिक की मैंने आपको क्लिनिकल पिक्चर है उसी तरह प्रेजेंट करेगा। सिटी स्कैन करवाएंगे, इसके अंदर हमें जो है वो या एलपी करेंगे, यानी इसमें पेशेंट को साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन भी पॉजिटिव मिलते हैं, यानी नेक स्टिफनेस भी होती है पेशेंट को। साथ सिटी स्कैन हमने करवाया, उसमें हमें ब्लीड नजर आ गया, सबरेकनाइड हेमरेज नजर आ गया। हमने इसके बाद इसकी सिटी एंजियोग्राफी करवाई जिसके अंदर हमें कॉज मिल गई। हमने ट्रीटमेंट में पेशेंट को जो है वो एंटी एमेटिक्स दिए, स्टीरॉइड्स दिए, और साथ पेशेंट को निमोडिपिन दिया। निमोडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। और उसके साथ फिर पेशेंट को जो है वो पोस्ट जो है वो हमने ट्रीटमेंट के अंदर हमने सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट की जिसमें क्लिपिंग करते हैं या एवी निपिंग वगैरह हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको कहा कि ये तो जो हमने डिस्कस किए सारे आर्टीरियल मेनली इन्वॉल्वमेंट थी। जो वीनस के अंदर एक है जो कि लेस देन 1% होते हैं, उसके अंदर जो है वो सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, जिसमें कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हेडेक के साथ यूनिलेटरल जो है वो पेशेंट को टोसिस हो सकता है, हेडेक होगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने एमसीक्यूज का आपको बताया था कि इसके अंदर पेशेंट की क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी इसमें थर्ड सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। इसकी जो फिफ्थ है उसकी भी आपकी कुछ फर्स्ट और सेकंड ब्रांच यानी ट्राइजेमिनल की जो है वो आपकी ऑफ्थेल्मिक और आपकी मैक्सिलरी ब्रांच इन्वॉल्वमेंट होगी, मैंडिबुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये अगर साथ इन्वॉल्वमेंट है, साथ पेशेंट को हेडेक हो रही है, पेशेंट को टोसिस हो रहा है, पेपिलोडीमा है, तो इसमें आपने कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सोचना है, ठीक है ना। उसमें आपने पेशेंट को जो है वो एंटीकोगुलेट करना होता है। इनके बारे में मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस भी कर शेयर भी कर दूंगा, इसकी कुछ जो पिक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने किए। आज का जो टॉपिक था वो स्ट्रोक से रिलेटेड था। इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो स्टेंट डलते हैं, जी जी। ये आप जो बता रहे थे सर, ये पाकिस्तान में तो किसी हॉस्पिटल में नहीं देखे। पाकिस्तान में भी ये प्रोसीजर होते लाहौर हैं? में होता है, लाहौर में होते हैं। लाहौर के अंदर स्ट्रोक सेंटर, कराची में नहीं होते? लाहौर में होते हैं। लाहौर में एक सेंटर है अच्छा। जहाँ पे ना ये स्ट्रोक, मैंने खुद प्रेजेंटेशन, एक डॉक्टर साहब थे, मुझे अब नाम ज़हन में नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन मैंने खुद अटेंड की थी। वो खुद उन्होंने अपनी डिटेल हिस्ट्रीज भी शेयर की थी कि पेशेंट्स जिनके अंदर जो है वो, और जो आप बात करें सबरेकनाइड के अंदर एवी निपिंग और ये जो क्लिपिंग है, ये मेरे हॉस्पिटल जिधर मैं काम कर रहा हूँ उधर भी होते हैं, उधर के स्ट्रोक सेंटर में होता है। दूसरा जो टीपीए की बात कर रहे हैं कि 4 आवर्स के अंदर पेशेंट को लगाया जाता है, जहाँ मैं फैसलाबाद में काम कर रहा हूँ, अजीज फातिमा हॉस्पिटल में, उसके अंदर भी ये फैसिलिटी मौजूद है। हम खुद पेशेंट्स को टीपीए भी लगा रहे हैं, आरटी प्लेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इट कॉस्ट अराउंड 1.5 टू 2 लाख। तो यानी कि आपने पेशेंट को विद इन आवर जो है अरेंज करने पड़ते हैं, जो अफोर्डिंग पर्सन हैं उनमें हम ये लगा रहे हैं। और दूसरा जो सर्जिकल बात कर रहे हैं वो भी हमारे हॉस्पिटल में हो रही है, लेकिन जो बात हम बात कर रहे हैं कैथेटर रिट्रीवल की या जो एंजियोप्लास्टीज वगैरह की, ये हमारे वहाँ नहीं हो रही। इसके लिए स्ट्रोक सेंटर है लाहौर में जहाँ पे ये मैनेजमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा सर, और मुझे ये भी पूछना था कि
रिकवरी जल्दी किसमें होती है, इस्कीमिक में या हेमरेजिक में? हेमरेजिक में क्योंकि कंप्रेशन सिम्टम्स ज्यादा होते हैं ना, तो उसमें रिकवरी एक और चीज होती है। जो हेमरेजिक है, इट इज डेंजरस मोर, यानी ये डेंजरस भी ज्यादा है, लेकिन अगर विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर, यानी 4 डेज के अंदर रिकवरी भी ज्यादा इसी के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लीड हुआ है, ब्लीड की वजह से कंप्रेशन सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। जैसे ही वो ब्लड प्रेशर ब्लीडिंग को हमने कंट्रोल किया है, वहां पे ब्लीड प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो जो एरिया कंप्रेस था, ठीक है ना, वो उसका फंक्शन जो है वो दोबारा वापस आया और चीजें रिकवरी ज्यादा हुई। तो हेमरेजिक में रिकवरी ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट में तो एरिया डेड हो गया, तो उसके जो सराउंडिंग एरिया उसमें बहुत विद इन, यानी कि मंथ्स टू ईयर्स के अंदर रिकवरी होती है। लेकिन हेमरेजिक के अंदर अगर रिकवरी होती है तो बहुत जल्दी होती है। ठीक है। सर, और आपने बताया कि उसमें इन्फाक्ट वाले में, इस्कीमिक वाले में जो है, हम शुरू शुरू में उसके बीपी का हम कुछ भी नहीं करेंगे, और इसमें हम बीपी कंट्रोल करेंगे। जी ऐसे ही उसमें ये है कि कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें जिसके अंदर बीपी 180 तक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो आपने कम करना ही करना है। यानी हमने, अगर सिस्टोलिक की भी अपर लिमिट है ना, नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 और डायस्टोलिक जो है 90, ये हमारी अपर लिमिट्स हैं नॉर्मल पर्सन में। लेकिन जो इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट होगा उसमें हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के लेवल तक, यानी 180/110 के लेवल तक हम जा सकते हैं। यानी अगर इस तक आ रहा है तो आपने उसको कंट्रोल नहीं करना। वो इसलिए कंट्रोल नहीं करना कि ब्रेन का जो एरिया है वहां पे, जहां पे स्कीमिया हुआ है वहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। तो ब्लड प्रेशर जो ब्रेन है वो खुद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो एरिया एरिया जहां पे स्कीमिया है उसकी ब्लड सप्लाई पूरी कर सके और वहां जो क्लॉट है उसको निकाल सके, प्रेशर से वो खत्म कर सके। तो अगर हम वहां पे ब्लड प्रेशर पेशेंट का खुद लोअर कर देंगे, तो जो ब्लड सप्लाई जी। एरिया पहुंचना था वहां पे प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। जब वहां ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा कि जो अगर इस्कीमिया थोड़ा सा होना था ना, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वीकनेस वर्थ कर जाती है अगर हम पेशेंट को इस यानी कि अक्यूटली विद इन 48 आवर्स अगर एंटी हाइपरटेंसिव ऐड करें। तो अक्सर हम पेशेंट्स में 2 डेज के बाद ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐड करते हैं। सर, और इको हम सबका करवाएंगे या जिनका जो है वो ब्लड प्रेशर डायसिस्टोलिक बढ़ा हुआ होगा नहीं, उनका जिसके अंदर करवाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, जिस पेशेंट का एंटीरियर सर्कुलेशन होगी ना, एंटीरियर सर्कुलेशन का क्या मतलब है, करोटिड्स, ठीक है, तो उनकी जी। इन्वॉल्वमेंट, यानी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जिसके अंदर एंटीरियर सर्कुलेशन का स्ट्रोक होगा, उनके अंदर एको बहुत जरूरी है। क्योंकि म्यूरल थ्रोम्बस होते हैं ना, जो अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन का है या पेशेंट को वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, किसी का कोई ना कोई, यानी कि पहले ओल्ड एमआई रह चुका है, तो हार्ट की जो मायोकार्डियम है वहां पे थ्रोम्बस बन सकता है, वहां से डिसलॉज होके वो ब्रेन में जा रहा है। तो हमें कॉज रूल आउट करने के लिए कि अगर ये एंटीरियर सर्कुलेशन का कोई स्ट्रोक है तो हमें एको करवानी जरूरी इसलिए है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कोई कार्डिक पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई म्यूरल थ्रोम्बस तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को ये स्ट्रोक हो रहा है। सर, हमें सीटी स्कैन से पता चल जाएगा कि इंटीरियर सर्कुलेशन का वो स्ट्रोक है? देखें, सीटी स्कैन से पता चल? सिटी स्कैन से हमें पता चल सकता है, लेकिन अगर यूजली इन इस्कीमिक स्ट्रोक के अगर हम अर्ली सीटी करवाएं ना, वो नॉर्मल आता है, उसमें हमें कई चीजें क्लियर नहीं हो रही होती, ठीक है ना, लेकिन हमें क्लिनिकली पता लग रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकली पॉइंट्स क्या थे, कि अगर पेशेंट को यूनिलेटरल या हेमीप्लीजिया के साथ है, या पेशेंट को एफेजिया हो रहा है, या पेशेंट की ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट, यानी सॉरी, अगर पेशेंट को मेंटल डिस्टरबेंस या मेमोरी डिस्टर्बेंस या कंफ्यूजनल स्टेट हो रही है, या पेशेंट को होमोनाइमस हेमियोनोपिया हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या सोचेंगे कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेशेंट को एटेक्सिया हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो हो रहा है, या पेशेंट की क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट है। तो क्लिनिकली हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। सिटी स्कैन तो इनिशियली नॉर्मल आएगा इस्कीमिया में, वो तो सीटी जी। स्कैन हम इसलिए करवा रहे हैं ना, देखने के लिए कि हेमरेजिक ना हो। क्योंकि पेशेंट आते हैं, हम सीटी करवाते हैं, ब्लीड रूल आउट करना होता है कि ब्लीडिंग नहीं है, तो अब आपने स्कीमिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। क्लिनिकली जी। पिक्चर जी। तो सिटी में हमें तब आएगी ना जब वो इन्फार्क्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेन डेड होगा जी। तो सिटी में आएगा। लेकिन अगर सिर्फ परफियन कम है वो तो हमें सिटी में नहीं ना आएगी। जी। ठीक है सर। ठीक है। एनी मोर जी। क्वेश्चन? थैंक यू। वेलकम। सर डुअल एंटीप्लेटलेट्स कब देंगे? जी, मैंने ये बताया था कि डुअल एंटीप्लेटलेट हम उस पेशेंट में देते हैं जिसमें स्मॉल स्ट्रोक्स हो, छोटे स्ट्रोक हो। जैसे
लेक्यूनर इन्फार्क्ट का एक लफ्ज यूज किया जाता है। लेक्यूनर इन्फार्क्ट क्या होता है कि स्मॉल जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है उसमें स्मॉल वेसल डिजीज जिसको कहते हैं, कि छोटी छोटी जो ब्लड सप्लाई जो परफोरेटिंग आर्टरीज हैं जो ब्रेन के कुछ एरिया को सप्लाई कर रही है, उनकी यानी कि बंद होने से यानी थ्रोम्बस की वजह से स्मॉल इन्फार्क्ट हो रहे हैं, लेक्यूनर इन्फार्क्ट हो रहे हैं। तो उस सिनेरियो में आपने पेशेंट को डुअल एंटीप्लेटलेट देने होते हैं, या उस पेशेंट में जिसको सिंगल एंटीप्लेटलेट दे रहे हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने एक बात की कि पेशेंट जो है वो डिस्प्रिन ले रहा था, यानी एस्कार्ड वो पहले ले रहा था, उसको एमआई था, अब वो स्ट्रोक के साथ आया है, तो उसमें अकेले एस्कार्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको एस्प्रिन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसमें आप डुअल एंटीप्लेटलेट देंगे। या स्मॉल स्ट्रोक है तो उसमें डुअल एंटीप्लेटलेट देंगे। बड़े स्ट्रोक के अंदर जो इसमें लार्ज एरिया इन्वॉल्व हो या पेशेंट का कॉन्शियस लेवल खराब हो, तो उसमें हमने डुअल एंटीप्लेटलेट इसलिए नहीं देते कि पेशेंट का ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब उस एरिया ने नेक्रोज होना है, वेसल्स वहां पे खराब होनी है, तो उसके अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने उन पेशेंट्स में डुअल एंटीप्लेटलेट्स नहीं देने। लेकिन स्मॉल वेसल डिजीज या जिसमें छोटा इन्फार्क्ट हो, अगर सिर्फ एक वेसल की इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें हमने पेशेंट को डुअल एंटीप्लेटलेट से स्टार्ट करना होता है। डुअल एंटीप्लेटलेट्स का मैंने आपको बताया था कि जैसे एस्पिरिन 300 मिलीग्राम स्टैट और क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम, ये दोनों हमने पेशेंट को स्टैट में दी, और उसके बाद हमने डुअल एंटीप्लेटलेट्स जो है वो तकरीबन 21 डेज के लिए देते हैं। उसके बाद फिर हम सिंगल एंटीप्लेटलेट पे जाते हैं, यानी ये नहीं है कि हमने डुअल एंटीप्लेटलेट्स फॉर लॉन्ग टर्म देते रहना है, हमने पेशेंट को 21 डेज के लिए देनी है डुअल एंटीप्लेटलेट। मैंने जैसे एस्पिरिन 75 मिलीग्राम दे दी, साथ लोप्लेट या क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम दे दी, ये दोनों हमने 21 डेज के लिए कंबाइन चलाई। 21 डेज के बाद पेशेंट को फिर सिंगल एंटीप्लेटलेट यानी आइदर एस्प्रीन और आइदर क्लोपिडोग्रिल, दोनों में से किसी एक पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और वो फिर आपने कंटिन्यूस उसको फॉर लाइफ चलती रहने देना है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। मेरा लेक्चर खत्म हो चुका है आज का। मैंने इसीलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर कोई लोग जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, जिन लोगों को क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, मैं उसके लिए बैठा हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने नेक्स्ट ड्यूटीज पे भी जाना होगा, सुबह से आप लोग थके हुए भी होंगे, इसीलिए मैंने आज सिर्फ एक सिंगल टॉपिक रखा था। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको पढ़ाना बहुत जरूरी था, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी थे। आप लोग मेरे से पहले ही मेरे से ज्यादा नॉलेज के साथ यहाँ पर आते हैं। बाकी कुछ चीजें आप लोगों को जो समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। कल जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो न्यूरोलॉजी से जैसे हेडेक्स हैं, माइग्रेन है, इन टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे, ठीक है। जी जी, बाकी जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछ लें। सिटी रिपीट करवाने की नीड होती है स्कीमिक स्ट्रोक में? देखें, अगर पेशेंट की वीकनेस इंप्रूव कर रही है तो आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करवाना, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज भी होते हैं वैसे, लेकिन रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आपका इनिशियल सिटी नॉर्मल है तो 3 डेज के बाद आप पेशेंट का सिटी रिपीट करवा के देखें कि अगर पेशेंट की वीकनेस परसिस्ट कर गई। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसकी वीकनेस खत्म हो गई या इंप्रूव कर गई, तो उसके अंदर आपको करवाने की जरूरत नहीं है। या पेशेंट ऐसे जिनके अंदर वीकनेस दोबारा से हो रही है, न्यू वीकनेस हो रही है, जैसे मेरे पास पेशेंट आया, उसकी सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा जो है ना राइट अपर लिम की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है ना, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हो रहा है, अब मुझे एक बोला भी नहीं जा रहा है, एफेजिया हो रहा है, गैग इंटैक्ट नहीं रहा, पेशेंट को स्वॉल्विंग डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि मुझे रीसीटी करवाना पड़ेगा देखने के लिए कि पेशेंट की जो वीकनेस है ये वर्स हुई है, या इसके अंदर कोई और नया तो नहीं हुआ, या उसमें ब्लीड तो नहीं हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में हम फिर सिटी रिपीट करवाते हैं, ठीक है। नहीं सर नहीं, लेक्यूलर इन्फार्क्ट की टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, आप लेक्यूलर इन्फार्क्ट को अकेला ही कर लें तो यही बहुत है, ठीक है। इसकी कॉज क्या है? डायबिटीज मोस्ट कॉमन कॉज होती है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो प्योर मोटर भी हो सकती है, प्योर सेंसरी भी हो सकता है, सेंसरी मोटर मिक्स भी हो सकता है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर ना ही पेशेंट को विजुअल इन्वॉल्वमेंट होगी, ना ही पेशेंट को हायर सेरिब्रल फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, यानी पेशेंट की मेंटेशन खराब नहीं होगी, कॉन्शियस लेवल बिल्कुल ठीक होगा, पेशेंट हर बात सही बता रहा होगा। लेकिन मेनली उसको या एक अपर लिम इन्वॉल्वमेंट होगा, एक लोअर लिम इन्वॉल्वमेंट होगा, या पेशेंट की सेंसरी मोटर दोनों इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, लेकिन इसमें हायर मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेशेंट को जो है वो कोई भी हेमिनोपिया नहीं है, तो आप इसमें सोच सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मेनली जो है वो परफोरेटिंग आर्टरीज जो होती हैं, जो मैंने आपको बताया था, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। जी जी।
सर काइंडली बताइएगा कि अगर कोई पेशेंट इस तरह आता है कि जस्ट वीकनेस को ही मतलब परस्यू कर रहा है और क्लिनिकली हमें ऐसे मिली कि कोलिसाइट का है, तो क्या उसके लिए सीटी स्कैन करवाएंगे हम या जस्ट जो क्लिनिकली ही देखेंगे? देखें, पेशेंट्स जो है ना वो कई दफा हमारे पास आते हैं मलिंगरिंग के साथ, मतलब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें जरूरी नहीं कि वीकनेस हो। अब एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। जो पेशेंट्स होते हैं स्ट्रोक के, उनके अंदर लिम्ब वीकनेस कौन सी होती है? यूजुअली मोनोप्लीजिया होता है या हेमीप्लीजिया होता है, कभी पैराप्लीजिया नहीं होता। ठीक है ना, हो भी सकता है लेकिन यूजुअली पैराप्लीजिया नहीं होता। अगर पेशेंट को हम पैराप्लीजिया देख रहे हैं, यानी हमने पेशेंट सबसे पहले जब देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं एग्जामिनेशन में, हम पावर देखते हैं। ठीक है ना, अब पावर, एक दो चीजें, एक फटीग होती है और एक वीकनेस होती है। फटीग क्या है? फटीग में भी पेशेंट कहता है मेरे से चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे से मूवमेंट नहीं हो रही, वीकनेस है। लेकिन वीकनेस में पावर को कुछ नहीं होता। अगर पेशेंट की पावर रिड्यूस है ना, इसका मतलब है कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर पेशेंट की पावर रिड्यूस है तो ये दो इन्वॉल्वमेंट है, या सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है या ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या मिलेगा? सेंसरी लेवल मिलेगा, सेंसेशंस भी लॉस होगी, सेंसरी सिस्टम भी उड़ेगा, पेशेंट का डॉर्सल कॉलम भी उड़ेगा। ठीक है ना, उसके अंदर हम पेशेंट की सेंसरी लेवल चेक करेंगे, जिस पॉइंट पे सेंसेशन मिल गई इसका मतलब है ये इसका सेंसरी लेवल है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के इस लेवल पे कंप्रेशन या फ्रैक्चर है या कोई वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है जिससे नीचे नीचे पेशेंट की वीकनेस होगी। लेकिन अगर आपको सेंसरी लेवल नहीं मिल रहा, पेशेंट के अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपके सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे हम पेशेंट्स आते हैं उनके हम क्या करते हैं, प्लांटर्स चेक किए, अगर प्लांटर्स डाउन गोइंग है, बायलैटरल डाउन गोइंग है, कोई साइंस ऑफ मेनिंजर इरिटेशन नहीं है, पेशेंट की पावर ऑल लिम्स की ठीक है, पेशेंट कोई एफेजिया नहीं है, पेशेंट की बल्बर पाल्सी नहीं है, पेशेंट की विजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सीटी करवाने की जरूरत नहीं है। हम हर पेशेंट का सीटी क्यों करवाएंगे? दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अल्टर्ड सेंसोरियम की बात होती है तो उसको ना हम डिवाइड करते हैं, मल्टीपल कॉजेज होती हैं। सबसे पहले तो ये देखें सडन है कि ग्रेजुअल है। अगर ग्रेजुअल है तो कॉज अदर है, जैसे मेटाबॉलिक हो सकती है, हेपेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डीके, एचएचएस, पेशेंट जो है वो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, यूरिमिक एंसेफेलोपैथी, पेशेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया एंड डीसीएलडी। ठीक है ना, या अदर इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, यूटीआई, एलआरटीआई, एलआरटी जैसे हम कहते हैं निमोनिया, निमोनिया में कर्व स्कोर सी फॉर कन्फ्यूजन, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है ना, ये सेरिब्रल एनोक्सिया, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी ग्रेजुअल ऑनसेट की होती हैं, सडन ऑनसेट की नहीं होती। जब भी सडन की बात आती है तो जेन में क्या आता है? स्ट्रोक। ठीक है ना, सडन के साथ पेशेंट आता है तो जेन में आता है स्ट्रोक, आइदर इट इज हेमरेजिक, इन्फाक्टिव, जो भी चीजें। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन को इसके साथ कोरिलेट करते हैं। अगर पेशेंट को एग्जामिनेशन के अंदर आपको प्लांटर्स मिल रहे हैं, मूवमेंट्स उनकी मिल रही हैं। अब एक और चीज है, एक तो है कि प्लांटर्स भी डाउन गोइंग है, पेशेंट की लिम्ब मूवमेंट वीकनेस वगैरह भी नहीं मिली, तो क्या सोचेंगे? तो सेरिबेलर इंफार्क्ट भी तो हो सकता है ना, तो फिर आप सेरिबेलर साइंस भी देखते हैं। ठीक है ना, उसमें पावर आपकी ठीक होती है लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है? कोऑर्डिनेशन का। तो हम क्या करवाते हैं? फिंगर नोज टेस्ट करवाते हैं, पेशेंट को डिसडाइडो कोकाइनेजिया करवाते हैं, पेशेंट को निस्टैग्मस देखते हैं कि मोर देन 30 डिग्री पे पेशेंट को निस्टैग्मस आ रहा है कि नहीं, परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, फिर साथ वर्टाइगो किस तरह का है, ट्रू वर्टाइगो है कि फॉल्स वर्टाइगो। ट्रू वर्टाइगो होता है जमीन घूमना, फॉल्स वर्टाइगो क्या है? चक्कर आ रहे हैं जी, कान आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, वो ब्लैकआउट्स, पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक हैं, इनके ऊपर अगर बात करना चाहें तो एक और लेक्चर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा आंसर अगर मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे दोबारा पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दें। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। समटाइम्स पेशेंट आते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव पेशेंट था, वो वाज सेइंग कि उसको 1-2 मंथ से वन साइड लाइक लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जो है वो हैवीनेस फील हो रही है, तो उसमें भी हमने क्या करना होता है? उसके बाकी ऐसा कोई वीकनेस कुछ भी नहीं थी, पर उसकी कंप्लेन ये थी कि वन साइड उसकी कॉन्टिन्यूसली हैवी फील होती है, लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब वीकनेस ही बता रहा है ना, यानी जैसे वो बता रहा है कि हैवी फील होने का मतलब क्या है कि पेशेंट की मूवमेंट पावर जो है वो कम है, पहले से नॉर्मल से कम है। तो आप उसका गेट चेक कर लें।
ठीक है ना, गेट कैसा है, पावर उसकी कैसी है। अगर पावर आपको अगर एसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही, पेशेंट कहीं पे कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा, तो बेटर टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, आप करवा लें, रूल आउट जरूर कर लें कि पेशेंट को कोई ऐसा सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो कह रहा है सडन हैवी हो रही है तो टीआईए भी तो हो सकता है ना। जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं पहले घर में कमजोरी हुई लेकिन अब वो ठीक हो गई, हॉस्पिटल आने से पहले ही वो रिकवर कर गया। तो उसके अंदर फिर हम फर्दर जो है वो पेशेंट को एबीसीडी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ABCD2 स्कोर उसको कहते हैं। ठीक है ना, ए फॉर एज, बी फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, सी फॉर जो है वो इसमें मेरे ख्याल एग्जैक्ट जेन से निकल गया, लेकिन डी से डायबिटीज है, ड्यूरेशन है, ठीक है ना। तो अगर सी फॉर कन्फ्यूजनल स्टेट, ठीक है ना, उसको है कि नहीं है, डी से डायबिटीज है कि नहीं है, ड्यूरेशन है उसका 60 मिनट से ज्यादा है कि कम है, बीपी उसका 140 से ज्यादा है कि कम है। तो इसके अंदर अगर उसका स्कोर लेस देन 3 है तो हमने उसको कहना है कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सीटी करवाने की जरूरत नहीं है, वर्कअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका स्कोर 3 से ज्यादा बनता है, यानी एज उसकी 60 से ज्यादा है, ब्लड प्रेशर उसका 140/100 से ज्यादा है, पेशेंट को डायबिटीज है और ड्यूरेशन उसको यानी जो वीकनेस उसकी थी वो 60 मिनट से ज्यादा रही, यानी उसको एक टाइम ड्यूरेशन है ना, अगर 1 घंटे से कम है या 1 घंटे से ज्यादा। एक होता है कि उसको हुई 2 मिनट में ठीक हो गई, वो 1 घंटे से कम है। और एक है जिसको वीकनेस हुई 1 घंटे के या 1.5-2 घंटे के बाद वो रिकवर कर गई, तो 1 घंटे से ज्यादा। इसका हम स्कोर निकालते हैं, तकरीबन टोटल 5 है, 5 में से अगर 3 से कम है तो आपने कुछ नहीं करना है, अगर 3 से ज्यादा है तो फिर आपने पेशेंट को एडमिट भी करना है, फिर सीटी भी करना है, फिर आपने स्ट्रोक के लिए वर्कअप भी करना है। ठीक है। जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का और है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह कल इस बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ अगर डाटा हुआ वो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आज काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग थक गए होंगे। चले, जिन लोगों की जो चीजें मिस हुई हैं वो मुझे कल रिमाइंड करवा दीजिएगा, एंड ऑफ लेक्चर में वो डिस्कस आपको जो है वो रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।